जब जब एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, हाइक करती है, MPC decided to increase the policy repo rate by 35 basis points. MPC decided, you guessed it right, to increase the policy repo rate by 50 basis points. भले ही हमारा देश का हो या फिर दुनिया का, raise the target range for the federal funds rate by a half percentage point. तब स्टॉक मार्केट जो है वो गिरा है। आखिर क्यों? आखिर क्या है इन दोनों का संबंध? जानेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हो वेल्थ योगी ऋषभ। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Inflation is not showing any signs of letting up. So earlier today, the Reserve Bank of India, India's central bank, intervened. They hiked key lending rates once again. By how much? 50 basis points. तो बातें कम और आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। तो ये सारा खेल जो है वो है बैंकों का, और बैंकों का बैंक कौन है हमारे देश में है? वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये आरबीआई जो है इन्फ्लेशन का जो आने का कारण है वो आरबीआई ही होता है। इंटरेस्ट रेट को हाइक भी आरबीआई ही करता है और इन्फ्लेशन को काबू में भी ये आरबीआई ही लाती है। मतलब ये सारा खेल यही खेलती है और हम इस खेल में खिलाड़ी है। तो अब ये तो बात हो गई हमारे देश की आरबीआई की, एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी यही सब। भी आरबीआई का जो हेड होता है वो है शक्तिकांत दास, उनके साथ और 6 मेंबर होते हैं। तो वो सब कुछ ये कमेटी को ठीक ठाक अरेंज करते हैं और सब कुछ रिजल्ट जो है वो हमारे सामने पेश करते हैं। ये तो बात हो गई हमारे देश की। अब मैं बात करूं यूएसए की, तो वहां पर रहता है फेड। जैसे कि हमारे देश में था आरबीआई, वैसे ही वहां पर था फेड। अब ये भी वही काम करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन भी इसी के कारण आता है, रेट हाइक भी यही करता है, और इन्फ्लेशन को जो काबू में लाने का है वो भी यही काम करता है। और यूएसए में जब रेट हाइक होता है तो पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब वो कैसे, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। ये सिर्फ एक बेसिक डिटेल थी। तो अब चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे देश में फिक्स डिपॉजिट है, मतलब आप जब बैंक को पैसा डिपॉजिट करवाते हो और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो तकरीबन 5 से 7% रहता है, डिपेंड करता है दूसरे बैंकों में। और वही जब आप लोन लेने जाते हो तो वो 7 से 9% उन पर चार्ज करते हैं आपके लोन के ऊपर। अब वो ऐसा क्यों? बाकी का जो एफडी का और लोन में जो डिफरेंस अमाउंट रहता है वो ये बैंकों का मार्जिन रहता है, उनसे ये प्रॉफिट कमाते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया है कि बैंक कैसे कमाते हैं। तो अब होता कुछ है कि जब बैंक में लोन सस्ते में मिल रहा हो, यानी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो सस्ते में जब मिल रहा हो, तो जिस किसी को भी पैसों की जरूरत है, जैसे कि आम जनता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति और जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग रहते हैं वो भी बैंक से लोन लेते हैं, और जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो भी बैंक से लोन ले लेते हैं। अब मैंने एक दिलचस्प वीडियो बनाकर रखी है कि क्यों इतने अमीर लोग, जैसे कि अडानी हो गया, अंबानी हो गया और इलॉन मस्क भी, जब बैंक में सस्ता लोन हो रहा हो तो तब वो लोन ले लेते हैं। आखिर क्या कारण है, उसके बारे में एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाकर रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वाली वीडियो जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये अमीर लोगों का क्या खेल रहता है, क्यों अमीर और भी अमीर बनता जाता है और गरीब और भी गरीब बनता जाता है। तो इस वीडियो की बात करते हैं। तो सारे लोग जो है, जिस किसी को भी पैसों की जरूरत हो वो ले लेते हैं। थोड़े लोग अपने धंधे में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बिजनेस में, और बहुत सारे लोग जो खर्चा रहता है वो संभालने के लिए लोन ले लेते हैं, और बाकी लोग बाकी कुछ कारणों से लोन ले लेते हैं। तो अब होता कुछ है कि जब पैसों की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है इकोनॉमी में, मतलब पूरे देश में सभी के पास अब जब पैसा आ जाता है, क्योंकि बैंक में सस्ते में लोन मिल रहा है तो सभी लोग ले लेते हैं। अब होता कुछ है कि जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो अब डिमांड जो है वो घटती है, जब सप्लाई ज्यादा होती है तो डिमांड घटती है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो इससे होता कुछ है कि जब आप सब्जी मंडी जाते हो आलू खरीदने या फिर प्याज खरीदने, अब ये सब्जी मंडी वाला देखता है इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग आलू को जो है वो खरीदने आए, तो अब वो सब्जी मंडी वाला थोड़ा दिमाग लगाता है कि इतने सारे लोग खरीदने के लिए तो आ गए, खरीदेंगे भी, तो मैं इसको 50 रुपए में क्यों बेचूं? इतना सा आलू है, 50 किलो होगा आलू, और लोग इतने सारे हैं, मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो मैं 50 रुपए में क्यों बेचूं? वो सोचता है 100 रुपए में बेच देता हूँ। तो अब आप बोलते हो कि 50 रुपए का 100 रुपया क्यों कर दिया? तो अब वो सब्जी मंडी वाला कहता है चाहिए तो खरीद लो, वरना जाओ बाहर, और भी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं इसको खरीदने। तो तब आप क्या करोगे? आपको खरीदना ही पड़ेगा। अब जितने को मिलना था उनको तो मिल गया है, लेकिन जिनको नहीं मिला वो क्या करें? तो ऐसा जो है, अब नेक्स्ट बार जो आलू का जो दाम है वो 100 रुपया नहीं, अब 150 रुपया वो कर देगा, क्योंकि अब वो फिर से देख रहा है कि इतने सारे लोगों को फिर से आलू की जरूरत है, तो वो 150 का दूसरे दिन 200 रुपया कर देगा। और ना सिर्फ आलू बल्कि प्याज और बाकी सब कुछ, टमाटर, जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो सभी। अब ये सब्जी मंडी से शुरू होता है और सभी पर ऐसा ही लागू हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो तब होता है इन्फ्लेशन, जिससे महंगाई हम कहते हैं। मतलब जितना प्राइस होना था, जितना दाम होना था उससे ज्यादा का वो प्राइस पर वो बेच रहे हैं, तो तब इन्फ्लेशन आता है। और जब फालतू में 100 रुपए की चीज जब वो 130 या फिर 150 में खरीदेंगे तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा होता है, तो हमारे देश के लिए वो नेगेटिव पॉइंट रहता है। तो अब बारी आती है आरबीआई की। अब ये आरबीआई क्या करता है, वहां पर बैठे बैठे जो पैसा कमर्शियल बैंक को दिया था
उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो और बढ़ा देता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब लोन लेना अब थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है और जिनके पास लोन है वो थोड़ा और महंगा पड़ जाता है। जैसे कि पहले अगर लोन पर इंटरेस्ट सिर्फ 7% लगता था तो अब वो पड़ जाता है 9%, 10%। जब जब जितना जितना रेट हाइक होता है तो उतना उतना जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब लोन के ऊपर महंगाई बढ़ जाती है, मतलब लोन लेना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो अब होता कुछ यूं है कि जब सारे लोग ऐसे ही आलतू फालतू में जब पैसा खर्च कर रहे थे, ज्यादा पैसा आ गया था तो ऐसे ही आलतू फालतू में खर्चे कर रहे थे, लेकिन अब जब लोन महंगा हो गया है तो अब क्या करेंगे लोग जो है वो पैसे को सेव करेंगे और जो पैसा है उसको रीपे कर देंगे। लोग जैसे कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं और बहुत आम जनता रहती है और बाकी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो वो भी अब सारे पैसे को लोन में चुका देते हैं ताकि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया होता है। तो इसलिए सारे लोग जिस किसी ने भी बैंक से लोन लिया हुआ रहता है तो वो पैसा भर देते हैं, तो सब कुछ काबू में आ जाता है। जैसे कि जो मनी सप्लाई था पूरे इकोनॉमी में हमारे देश में, वो सब कुछ अब कम पड़ जाती है क्योंकि सारे लोग अब फिर से पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, लोन को रीपेमेंट कर रहे हैं। तो अब सभी के पास उतना पैसा नहीं है जितना पैसा उनके पास पहले था जब लोन सस्ता था। तो अब वैसे सारा जो कुछ भी इन्फ्लेशन था, मतलब महंगाई थी, वो सब कुछ कम पड़ गई क्योंकि अब वो सब्जी मंडी वाला देख रहा है कि अब कोई खरीदने वाला ही नहीं है इतने महंगे में, तो अपने आप को सब्जी मंडी वाला अपने दाम को जो है वो कम कर देता है और ऐसे इन्फ्लेशन कम पड़ जाता है। और ना सिर्फ सब्जी मंडी में, बाकी सारे जितने भी मार्केट में वो सब कुछ कम हो जाता है, उसके दाम उसके एक्चुअल प्राइस पर वो आ जाता है। तो ऐसे ही आरबीआई इन्फ्लेशन को काबू में ला लेते हैं और ना सिर्फ काबू में बल्कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने का कारण भी यही है। तो ऐसे जो है आरबीआई का हेड शक्तिकांता दास जी इन्फ्लेशन को काबू लाने में मदद करते हैं और वैसे ही यूएसए में जो फेड है उसका जो चेयरमैन है वो है जेरोम पोवेल, तो वो भी यही तिग्रम आजमाते हैं इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे आरबीआई इन्फ्लेशन को काबू में लाता है। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे इन्फ्लेशन का बनने का कारण बनता है, क्योंकि जब लोन सस्ते में कर देते हैं तो तब क्या होता है, सभी लोग पैसे को ले लेते हैं, जिन किसी को भी पैसों की जरूरत है तो वो ले लेते हैं और खर्चा करते हैं। अब खर्चा करने से ज्यादा फालतू में उसका जो दाम है वो और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि इतनी सारी डिमांड है और सप्लाई कम है, तो इसके वजह से और भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ऐसे आरबीआई जो है दोनों का कारण है, मतलब इन्फ्लेशन को काबू में लाने का भी यही कारण है और इन्फ्लेशन बनने का भी यही कारण है। और आपको ये भी पता चल गया है कि क्यों खुद के देश की जीडीपी को इग्नोर करते हुए इन्फ्लेशन को काबू में लाते हैं। और इन्फ्लेशन को अगर आपको काबू में लाना है तो आपको जीडीपी जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसका कोई अभी तक अल्टरनेटिव नहीं है और अल्टरनेटिव स्टेप्स भी नहीं ले रहे। और हाल ही में 35 पॉइंट 50 पॉइंट एक साल में इतने सारे बेसिस पॉइंट को हाइक करना वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे देश के इकोनॉमी पर। लेकिन फिर भी आज भी हम 5% से अपने जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बाकी सारे देश की बात करूं तो वो माइनस में जा रहे हैं या फिर उतना स्पीड से रफ्तार से नहीं भाग रहे जितना हमारा देश का जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़ रही है। तो ये थी केस स्टडी हमारे देश के ऊपर। और ये इन्फ्लेशन जो है वो ना सिर्फ ये एक कारण है कि लोन सस्ते में मिल गया या फिर लोन बहुत महंगा हो गया है, बाकी और भी बहुत सारे कारण है, जैसे कि सप्लाई चेन टूट जाना या फिर कुछ भी अनाप शनाप प्रॉब्लम आ जाना, जैसे कि ये कोरोना आया है। और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कारण रहते हैं और पूरा देश एक साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक देश में अगर कुछ हो गया तो दूसरे देश पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें हैं। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये समझ आया। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।